तो सभी साथी एक बार जुड़ेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ और अपने नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि जो हमारे इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनका जो जैव प्रौद्योगिकी है उसमें क्या क्या योगदान है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या योगदान है। अब आप बायोटेक्नोलॉजी में योगदान कहिए या ये कहिए कि भारतीयों का योगदान विज्ञान में क्या क्या है, जो इंडियंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन साइंस में क्या क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। सभी को भाई राम राम, गुड इवनिंग, जय भीम, जोहार। चलिए, तो मैंने बात की थी कल। हाँ, एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि क्रिस्पर जो केस 9 टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर क्रिस्पर जो केस 9 टेक्नोलॉजी है वो छूट गया है। देखो, जो क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल लगभग लगभग वैसे ही है कि जीन एडिटिंग जैसा है। क्या है? जीन एडिटिंग, जो एक स्पेशल जगह से जीन को काट के कहीं अलग जोड़ देता है। ठीक है, तो वही है। उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी एक क्वेश्चन में मैं उसको पूछ लूंगा कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, बस उसका वहीं पे व्याख्या कर दूंगा। ठीक है, बाकी ये चैप्टर खत्म है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है हमें कि आज का जो चैप्टर है उसमें हमें केवल थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी इन द सेंस कि जितने भी हमारे फॉर फादर्स हैं, मतलब साइंटिस्ट जो हैं हमारे भारत के, उनका क्या योगदान है, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो इसलिए उसको मुझे यहाँ पे लिख के लाना पड़ा, क्योंकि फिर कम से कम 50 या 60 साइंटिस्ट हमारे देश में हैं जो बहुत एक्टिव रहे हैं पिछले, जब भी मतलब जब से मध्यकाल के बाद से आधुनिक भारत में। तो सबको थोड़ा थोड़ा तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया साइंस में, क्योंकि वो किसका पूछे ये तो हम लोग नहीं कह सकते। तो इसलिए छोड़ना तो नहीं है। विनय गोपीपाल, गोपीपाल पासवान सर, एक बार मेरा नाम बोल दीजिए प्लीज़। चलो भाई, बोल दिया, गोपीपाल पासवान जी। लाइट नहीं आ रही है, ठीक है जितेंद्र जी, चलो। अब देखो, सबसे पहला जो हम लोग का नाम आता है, आप लोगों ने भी बचपन में सबसे पहले तो यही पढ़ा होगा, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, या कई जगह लिखा रहता है जगदीश चंद्र वसु, ये भी लिखा रहता है। ठीक है, तो जो आपको उचित लगे वो कह लीजिए। देखो, जो जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने सबसे रिमार्केबल रिसर्च किया था, यानी सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च किया था। इन्होंने बताया था कि जो पेड़ है ना, पेड़ पेड़ में भी संवेदन होता है, यानी इसमें भी क्या होती है, संवेदना होती है। आप कहोगे ऐसा कैसे, क्या इसको भी प्यार मोहब्बत हो जाता है? प्यार मोहब्बत नहीं होता, लेकिन दर्द या पीड़ा इन सब का एहसास इसको, पेड़ को, होता है। और इसके लिए इन्होंने एक यंत्र की खोज की थी जिसको हम लोग कहते हैं क्रेस्कोग्राफ। क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ से इन्होंने दिखाया कि पेड़ में संवेदना होती है। ये आगे हमने लिखा है पूरा, आप लोग पढ़ेंगे अभी। और इसीलिए हमने इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये थोड़ा रटने वाला पॉइंट है। मैंने आपको समझा दिया कि भैया थ्योरी ये है और क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, ये कैसे पेड़ का अध्ययन करता है, लेकिन बेसिकली क्रेस्कोग्राफ तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, हाँ, पीपीटी पूरा आपको दे देंगे, आप निश्चित रहे। इसमें क्या करेंगे, बस एक ही यही जो चैप्टर है वो आप लोग को थोड़ा सा टेक्स्ट में मैं लिख के लाऊंगा। बाकी आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा आपको मैं लिख के पढ़ाऊंगा और समझा के पढ़ाऊंगा। अभी जब स्पेस वाला आएगा, डिफेंस वाला आएगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ठीक है आशीष बाबू। तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया, क्रेस्कोग्राफ की खोज की और इन्होंने यह सिद्ध किया कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी संवेदना होती है, दर्द पीड़ा होता है। ठीक है, चलो। तो इन्होंने क्या कहा कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस आधुनिक भारतीय जो विज्ञान है इसके अद्वितीय स्थान रखते हैं। ठीक है, तो खैर हो गई लंबी चौड़ी बात। इनका योगदान क्या है, बोस ने क्या किया था, भौतिक और जीव विज्ञान दोनों के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। और उन्होंने बेतार संचार प्रणाली की भी खोज की थी। बेतार संचार प्रणाली का मतलब जो वायरलेस सिस्टम है, क्या किया, वायर, ठीक है, लेस जो सिस्टम है इसकी खोज की। और बाद में जो मैक्रोनी है, मैक्रोनी कौन है, मार्कोनी, जिन्होंने टेलीविजन या सॉरी रेडियो का जो उन्होंने डिस्कवरी किया था। हाँ, इंग्लिश में भी भेज देंगे, आपको ग्रुप में भेज देंगे। हाँ, जो लोग भी हैं, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि इसको मैं आपको इंग्लिश में एज इट इज़, जैसे हम लोग की क्लास एंड होगी उसके 1 या 2 घंटे के अंदर मैं इंग्लिश में ग्रुप में भेज दूंगा। आप निश्चिंत रहें, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसकी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं समझा दूंगा, वहाँ मैं आपको भेज दूंगा, बिल्कुल टोटल इंग्लिश में भेज दूंगा। ठीक है, खैर। तो क्या है कि यहाँ वायरलेस जो सिस्टम है उसमें इन्होंने थोड़ा सा काम किया था। और आगे चल के जो माइक्रोनी थे
उन्होंने इन्हीं को चुरा के, या इन्हीं कह सकते हैं कि इन्हीं में थोड़ा सुधार करके जो रेडियो की खोज है उसको उन्होंने अपने नाम करवा लिया कि हाँ रेडियो की खोज उसने की थी। कि ठीक है, इन्होंने इसकी नींव रखी और 1898 में उन्होंने सिद्ध किया कि आविष्कृत वायरलेस रिसीवर का उपयोग ही बाद में मार्कोनी ने संशोधित रूप से किया। ठीक है, आप कहोगे रेडियो क्या है? देखो, एक होता है एडाप्टर। क्या होता है? एडाप्टर। एडाप्टर का मतलब होता है, या फिर रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। जैसे अगर आप लोग पुराने ज़माने में रहे होंगे, जिस ज़माने में रामायण आया करती थी दूरदर्शन पर, तो उसमें क्या था, एक बूस्टर होता था इतना बड़ा जो टीवी में लगता था। तो बूस्टर क्या था? वो रिसीवर था। ठीक है, हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उसे सर्किल कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको क्या करेंगे? सर्किल कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसके मतलब इन इन दोनों को कहते हैं कि ये सह आविष्कारक हैं, यानी को डिस्कवरर है, डिस्कवरर। ठीक है, दोनों ने मिलकर डिस्कवरी की थी। किसकी? दोनों ने मिलकर रेडियो की डिस्कवरी की थी। किसकी? रेडियो की। ठीक है, और क्रोनोबायोलॉजी की बुनियाद भी डाली, जो आज जीव को इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और कृषि से जोड़ती है। देखो, जो क्रोनोबायोलॉजी है वो क्या है कि जो जीव है ना, सॉरी, जो प्लांट्स हैं उनको हम ऐसे समझें कि वो क्या है कि वो इंसान जैसे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी, जो स्वास्थ्य कृषि से जोड़ती है। और प्रमुख इनके जो खोज थी वो थी, एक तो वायरलेस रिसीवर, और दूसरा यानी बेतार संकेत वाला, यानी वायरलेस वाला, और दूसरा इन्होंने अभी आगे हम लोग देखेंगे क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। किसकी? क्रेस्कोग्राफ की। और पौधों के विकास को मापने वाले इस यंत्र का विकास किया, जो 1/1 लाख इंच प्रति सेकंड जितनी सूक्ष्म वृद्धि को भी दर्ज कर सकता है। मतलब इन्होंने इस यंत्र से यह दिखाया, जैसे आप देखते हो ना कि पेड़ इतना छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, लेकिन उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। लेकिन इन्होंने दिखाया कि पेड़ प्रति क्षण बड़ा हो रहा है। जो पौधे हैं वो क्या है? प्रति क्षण क्या है? बड़े हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, आशीष मौर्य जी, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, नहीं कैसेट नहीं, आंचल अग्रहरी कैसेट नहीं बनाया था उन्होंने। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इन्होंने सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया, विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया। अब ये क्या है कि इन्होंने कहा कि जो हमारा सूर्य है, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने डी ब्रॉगली को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो भी वैसे ही जान लो। डी ब्रॉगली ने सिद्ध किया था कि जो हमारा सूर्य का किरण है ना, वो दो रूपों में चलता है। एक तो चलता है तरंग के रूप में। किसके रूप में? तरंग के रूप में। और एक चलता है कण के रूप में। किसके रूप में चलता है? कण के रूप में। तो इन्होंने भी इस बात को कहा कि जो विकिरण का अस्तित्व है, वो किसके रूप में है? वो तरंग के रूप में है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है। यानी इन्होंने क्या कहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में क्या चलती है? सूर्य की किरणें चलती हैं। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊं, इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि किसने क्या आविष्कार किया है। अभी मैं इस पे आ जाऊंगा कि जो तरंग है उसकी, सॉरी, जो ये सूर्य की किरणें हैं वो तरंग प्रकृति में कैसे व्यवहार करती हैं, कण प्रकृति में कैसे व्यवहार करती हैं, फिर वो अलग मामला है, फिजिक्स में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या क्या किया। फिर उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग द्वारा वायरलेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। मतलब एक ये इंस्टीट्यूट है जिसको कहा किया गया वायरलेस हॉल ऑफ फेम में इसे शामिल किया गया। वायरलेस हॉल ऑफ फेम क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बेतार प्रणाली है, वायरलेस प्रणाली है, उसका ये क्या है? ये संगठन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक समूह है, उसमें इसको शामिल किया गया। फिर आगे आते हैं हम लोग किसके? बीरबल साहनी के बारे में। किसके? बीरबल साहनी। देखो, जो बीरबल साहनी थे, इन्होंने जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया था। किसका? जीवाश्म विज्ञान। और जो लोग लखनऊ गए होंगे, ठीक है, वो लोग गए होंगे NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हम लोग का टूर गया था किसी जमाने में। तो इन्होंने क्या किया था कि NBRI में क्या किया, इन्होंने स्थापना किया एक पैलियो बॉटनी, यानी फॉसिल्स का केंद्र स्थापित किया। फॉसिल मतलब ऐसा समझिए कि कोई जानवर आज के 1000 साल पहले जिसकी डेथ हो गई हो और उसके जो शरीर के अवशेष बचे हैं, उसको हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। क्या कहते हैं? फॉसिल्स। हाँ, ठीक है, चलो, अब आवाज खारा नहीं आएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल्स। तो ये जो थे उसी पे अध्ययन किया। इसके साथ में इन्होंने सिक्के पे अध्ययन किया था। किस पर? सिक्के की ढलाई हमारे यहाँ प्राचीन काल में कैसे होती थी उसके बारे में। तो बस इनको आप इतना ध्यान रखना कि जो प्रोफेसर बीरबल साहनी थे, ये किससे संबंधित थे? तो एक तो जीवाश्म विज्ञान से, पैलियोबॉटनी, जीवाश्म विज्ञान, और साथ में सिक्का शास्त्र,
ठीक है, आपको ये याद हो जाएगा, आप इसके लिए परेशान ना होइए। कैसे याद होगा, अभी हम एमसीक्यू करवाएंगे तो उसमें याद हो जाएगा। ठीक है, जो जीवाश्म विज्ञान और सिक्का शास्त्र, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पैलियो बॉटनी। पैलियो बॉटनी, पैलियो बॉटनी। ठीक है, प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पैलियोबॉटनी का पिता कहा जाता है। ठीक है, इंडियन पैलियोबॉटनी का पिता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय वनस्पतियों और उनके इतिहास से दुनिया के वैज्ञानिकों को परिचय करवाया। मतलब जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा इसमें इन्वायरमेंट में नेटिव प्लांट्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नेटिव प्लांट्स, नेटिव प्लांट्स का मतलब है कि ये दुनिया में और कहीं पाया जाए ना पाया जाए, लेकिन उनका जो जन्म हुआ है यहीं पे हुआ। जैसे कि नीम के बारे में हम लोग कहते हैं कि जो नेटिव प्लांट्स हैं, नेटिव प्लांट्स क्या होते हैं कि इनका जन्म यहीं से हुआ। जैसे आलू कहाँ का है? पुर्तगाल का है। सागर कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो आप गए भी होंगे पैलियोबॉटनी वाले सेंटर पे। ठीक है, विज्ञान एवं उद्योग में इनका योगदान क्या है? तो विज्ञान में योगदान है साहनी का योगदान। पूरा वैज्ञानिक पूरा वनस्पति विज्ञान यानी पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी साइंस, पैलियोबॉटनी साइंस। बस आपको आज और कल में आधा दिन, यानी आज की क्लास पूरी और कल की आधी क्लास क्या होगा, इनको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। और यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैंने आपको टेक्स्ट में दिया है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट में नहीं देते, फिर ये 5-6 क्लास लगातार खींचती है। ठीक है, हाँ मैंने नोट्स बनाया है। हाँ, तंबाकू पुर्तगाल से आया था। फिर इनका जो प्रमुख खोज था वो कौन था? कार्य पौधों के जीवाश्म, पौधों के क्या करना है? जीवाश्म, इसको कहते हैं हम लोग फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स। और भारत में पौधों के जीवाश्मों पर विस्तृत शोध किया, इन्होंने विस्तृत शोध किया। और सिक्कों की क्या किया? ढलाई की तकनीक पता की। जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो एक है लॉस्ट बेक्स टेक्निक। आपको ये क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं खोई मोम तकनीकी। खोई मोम तकनीकी में क्या होता है कि मोम का पहले एक पुतला बनाया जाता है, फिर मोम के पुतले, जो पुतला बनाया जाता है, फिर उसके बाद में क्या कहता है मोम, चूंकि बाद में पहले क्या होता है कि पहले खूब कड़ा होता है और उस पुतले के ऊपर क्या करते हैं कि लोहे का सब चढ़ा देते हैं, लोहे का क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं परत। और फिर बाद में जब उसको गर्म करते हैं तो जो पुतला का अंदर का होता है यानी ये मोम, वो बाहर निकल आता है। जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा? बाहर निकल आएगा। उसके बाद में उसमें लोहा या जो भी तरल पदार्थ के रूप में यानी खूब हीट करके उसमें भर देते हैं, उसी को कहते हैं लास्ट बेस टेक्निक। उस पे इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था। लास्ट बेस टेक्निक पे क्या किया था? इन्होंने रिसर्च किया था। सिक्का डालना इतना ध्यान रखना। और संस्थान कौन सा बनाया था? लखनऊ में पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान यानी पैलियोबॉटनी साइंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, वैसे तो ये पर्सनली मेरे लिए भी बड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन जब सरकार ने सिलेबस में लिख दिया है तो क्यों ना करें। देखो सरकार ने, अच्छा ठीक है, हाँ सरकार ने इसको लिखा क्यों, इसकी मैं आपको वजह बताऊँ इसको लिखा क्यों। देखो आपको पता है कि जितने भी लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, वो चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब पे पढ़ती है। और राइट वाली विंग की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने इतिहास पर गौरव करती हैं। ठीक है, तो इतिहास पर गौरव सरकार कर रही है, आपको कैसे कराए? तो ऐसे कराएगी कि पहले इनको जानो। हालांकि अपने इतिहास पे गौरव करना भी चाहिए, मैं आपको कहता भी हूँ। अन्य तथ्य क्या है कि इन्होंने जो पुस्तक निकाला, रिसर्च पेपर या पुरस्कार इनको मिला, तो 1919 में लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की इनको उपाधि मिली। उपाधि का मतलब कह सकते हो पीएचडी का एक क्या मिला। हाँ स्पीड से चलेंगे, मुझे लग रहा है, मुझे भी पता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। 1936 में इन्हें क्या मिला? रॉयल सोसाइटी लंदन का एक सदस्य चुना गया। ये साइंस का बहुत बड़ा ग्रुप है रॉयल सोसाइटी। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने उनके सम्मान में बीरबल साहनी अवार्ड शुरू किया। ठीक है, और नेक्स्ट है यस वेंकट रमन। यस वेंकट रमन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। कहाँ पढ़ा होगा? जियोग्राफी में। ठीक है, और जियोग्राफी में भी कहाँ पढ़ा होगा? आपने अगर पढ़ा होगा तो ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा। क्या? ब्लैक होल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। क्या कहते हैं हिंदी में? कृष्ण विवर। ठीक है, अब जो ये ब्लैक होल आपने पढ़ा है, जो ब्लैक होल आपने पढ़ा होगा, इसमें आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी न्यूट्रॉन स्टार होता है, यानी न्यूट्रॉन का कोई स्टार होता है, ठीक है, और जब उसकी डेथ होती है,
या यूँ कहें कि जब किसी तारे की डेथ होती है तो किस में बदल जाता है, वो ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। लेकिन यस चंद्रशेखर एक ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि किसी भी तारे की अगर मौत होगी तो ब्लैक होल में चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप कहोगे सर ब्लैक होल क्या है? ऐसा समझिए, ब्लैक होल किसी बहुत घने वातावरण का एक रूप है जहां से लौट के प्रकाश भी नहीं आ सकता है। ठीक है, इसीलिए शायद वो गाना बना था, न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा जहां से लौट के कोई सदा नहीं आती। शायद उसने ब्लैक होल को देखा होगा। खैर मजाक की बात है। ठीक है, तो क्या होता है जब किसी तारे की डेथ होती है तो ब्लैक होल में चेंज होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि सब नहीं चेंज होता है। अगर किसी तारे का जो द्रव्यमान है, अगर कोई तारा है और उसका अगर द्रव्यमान है वो अगर सूर्य से 1.44 गुना, अगर सूर्य से 1.44 गुना ज्यादा है, तब तो ब्लैक होल बनेगा। ज्यादा है तो वह ब्लैक होल बनेगा। सीधा सा मतलब ऐसा समझो कि अगर कोई तारा है और उसका जो शरीर का जो मास है, उसके शरीर का जो द्रव्यमान है, वो अगर सूर्य से लगभग 1.5 गुना है, लगभग 1.5 गुना मतलब एग्जैक्ट बात करें तो 1.44 है, लेकिन लगभग आप मान लीजिए कि लगभग अगर 1.5 गुना है। सर आप दूसरा टॉपिक पढ़ाइए, इसका पीडीएफ नहीं प्रिया, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि ठीक है 1.44 गुना है अगर जो सूर्य का द्रव्यमान है। मान लीजिए सूर्य अगर 1 किलो का है और जो तारा मरने वाला है वो अगर 1.5 किलो का है, तो निश्चित तौर पे वो तारा बाद में क्या होगा, ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो, अगर इससे कम है तो नहीं हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ सीवी रमन भारत के, अच्छा ये सीवी रमन के बारे में है, ये सीवी रमन के बारे में भाई। सीवी रमन, हालांकि अभी आगे चंद्रशेखर के बारे में है, अभी आगे ही चंद्रशेखर के बारे में। सीवी रमन, ओ भाई साहब, सी बी रमन। सीवी रमन ने क्या किया था, इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था। किसका? रमन प्रभाव का। आप कहोगे रमन प्रभाव क्या है? देखो केमिस्ट्री में थोड़ा डीप रूल है, लेकिन ऐसा समझिए कि विलयन से संबंधित एक खोज थी। जो विलयन कुछ रिफ्लेक्शन देता है उसके बारे में इन्होंने खोज किया था, उसके बारे में उन्होंने क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, तो रमन प्रभाव ध्यान रखिएगा। रमन प्रभाव, सीवी रमन भारत के एक महान विज्ञानी थे जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय विज्ञान को पहचान दिलाई। वो विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे और विज्ञान में उनका योगदान जो था वो था, रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो प्रकाश है, लाइट है, उसके और कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में इन्होंने कहा था। क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया। उन्होंने सिद्ध किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। तरंग दैर्ध्य यानी उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। आप तरंग दैर्ध्य आपने किस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिर भी आप ऐसा समझिए कि जो तरंग दैर्ध्य है वो एक हिसाब से उसकी क्या है, उसका एक हिसाब से दिशा है, ऐसा समझ सकते हैं। उसके इस शोध ने विज्ञान की दुनिया को देखने का एक नजरिया बदल दिया। उन्होंने बेंगलुरु में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की नींव रखी। ठीक है, और प्रमुख खोज क्या था इनका, रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज की और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की, जिसके कारण आकाश और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। एक वर्णीय प्रकाश का पारदर्शी माध्यम में व्यवहार और नए स्पेक्ट्रम की प्राप्ति का अध्ययन। आपने देखा होगा कि जो एक, इसको हम लोग कहते हैं, जो ये 3 कोण का आपको कांच दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब यहाँ से गुजरता है इस कांच से, तो यहाँ से तो एक आपको रंग दिखता है, लेकिन ये इसमें क्या होगा, 7 रंग में अलग अलग में बट जाता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका अध्ययन इन्होंने किया था। बस आप केवल इतना समझिएगा कि जो जिससे संबंधित है उतना कर पाएंगे। उसके अंदर उन्होंने क्या खोजा था, वो काम साइंटिस्ट का है। बस आप थोड़ा सा उससे गेस कर पाए कि उन्होंने कैसे किया था। और इनको पुरस्कार कौन सा मिला था, इनकी पुस्तक और रिसर्च पेपर वगैरह, इनको पुरस्कार नोबेल मिला था 1930 में, क्योंकि 1929 में ही रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी और 28 फरवरी के दिन की थी। इसीलिए क्या है, रमन जो हमारे यहाँ जो विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो विज्ञान दिवस है ना, लोग ये समझते हैं कि रमन के जन्मदिन पर होता है। नहीं भाई, वो जिस दिन उस रमन इफेक्ट की खोज हुई थी उस दिन में मनाया जाता है। क्या है,
उस दिन बनाया था। बस एक चैप्टर इसको झेल लो, शीतल दीक्षित, एक चैप्टर इसको झेल लो, फिर अगला चैप्टर हम लोग ठीक ठाक निकालेंगे। 1 नंबर इससे आना है, 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए अगर एक दिन भी हम ना दें तो फिर ये इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रिया, लेकिन सीवी रमन भी लिखा है तो भी ठीक नहीं। इनको नाइट हुड की उपाधि मिली थी 1929 में। नाइट हुड की उपाधि और किसी को मिली थी? आपको कमेंट में जवाब देना है कि कौन वो व्यक्ति था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अपनी नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी। खैर, लेनिन लेनिन शांति पुरस्कार इनको 1957 में मिला था। उनकी खोज की याद में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय यानी पीसी राय। प्रफुल्ल चंद्र राय क्या थे? भारतीय रसायन शास्त्र यानी ये केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं। इंडियन केमिस्ट्री के जो पापा हैं ये प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। एक महान वैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और बंगाल केमिकल्स के संस्थापक थे। ये जो बंगाल केमिकल्स थी ना, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या पढ़ा होगा? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। तो जो स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उस टाइम हमारे यहाँ कई सारी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। कुछ संस्थाएं स्थानीय, मतलब वो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं बनना चाह रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी। लेकिन इससे भी कठिन एक क्वेश्चन है आपके लिए कि वह कौन व्यक्ति थे कि जिन्होंने जो वायसराय की कार्यकारिणी थी यानी गवर्निंग काउंसिल थी उससे इस्तीफा दे दिया था? इसको सोच के हाँ करा देना प्रशांत मिश्रा जी, मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, विज्ञान एवं उद्योग में इनका योगदान क्या है? रासायनिक उद्योग की नींव रखी। उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी के कई अनछुए पहलुओं पर काम किया और दुर्लभ खनिजों का रासायनिक विश्लेषण किया और मर्क्यूरस नाइट्राइड्स और शुद्ध अमोनिया नाइट्राइड्स का निर्माण कर रसायन विज्ञान में नए अध्याय की शुरुआत की। वह आधुनिक भारत के शिल्पकारों में प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, बस इतना समझो। मर्क्यूरस आप लोग ध्यान रखना, मर्क्यूरस जो नाइट्राइड है 1896 में इसे इन्होंने खोजा। अमोनियम नाइट्राइड, इसका शुद्ध रूप इन्होंने निर्माण किया। और हिंदू रसायन शास्त्र का ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि भैया जो प्रेजेंट में सरकार है ये क्या है, इसको सूट भी करता है। तो हिंदू रसायन शास्त्र की शुरुआत अगर पूछेगा कि किसने की तो आपको केवल बता देना है प्रफुल्ल चंद्र राय ने की थी। ठीक है, ये प्रफुल्ल चंद्र राय। हाँ, शंकर नायर, बहुत सही। कुछ लोग भैया दे रहे हैं लेकिन सब लोग शंकर नायर नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल, सत्येंद्र सिन्हा नहीं थे, शंकर नायर थे जो केरल के रहने वाले थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये वाला हत्याकांड देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है प्रफुल्ल चंद्र राय की, ये है लाइफ एंड डिवाइन, लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ दी बंगाली केमिस्ट, ऑफ दी बंगाली केमिस्ट। आप देखो शुरू में क्या है ना, आप शुरू में देखोगे तो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो बंगाल से ही निकल रहे हैं। क्यों? बंगाल पे सबसे पहले अंग्रेजों ने इसीलिए तो आक्रमण किया था, ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कब्जा तो इसीलिए उस पर किया था क्योंकि बंगाल क्या थी, आर्थिक राजधानी आप कह सकते हो उस टाइम पर थी। एक तो ये, दूसरा क्या था, वो बौद्धिक राजधानी भी थी, बौद्धिक राजधानी भी थी और वहाँ पे फलने फूलने का बहुत ज़्यादा मौका दिया गया। देखो सारे जो आक्रमण होते थे कहाँ होते थे, वो आक्रमण इधर ही तो होते थे। उपाधियाँ कौन सी है? डॉक्टर ऑफ साइंस की इनकी उपाधि है 1911 में। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है, नाइट हुड की इनको उपाधि दी गई थी। 1933 में काशी विश्वविद्यालय से इनको डीएससी की उपाधि, डीएससी मतलब मानद दिया गया। मानद का मतलब होता है कि आपने कह दिया कि चलो आपने एक डिग्री कर रखा है, मैंने मान लिया, ऐसे होता नहीं है। ठीक है, हाँ, वाइस कमेटी से, वाइसराय कमेटी से। फिर उसके बाद में है श्री रामानुजम। रामानुजम ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। थोड़ा सा हम लोग आगे खींचते हैं। विलक्षण खोजों की उनका नाम अमर रहे, जो भी रहेगा ही अमर। विज्ञान में उनका जो था वो 3900 प्रमेय, जो थ्योरम था उसका उन्होंने क्या किया था? थ्योरम उन्होंने विकसित किया था। भाई मैथ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता तो बस थ्योरम से इनको जोड़ लीजिएगा। अब क्रिस्टल विज्ञान यानी क्रिस्टलोग्राफी का इन्होंने, क्रिस्टल विज्ञान क्या होता है? जो पार्टिकल्स का विज्ञान होता है, जो छोटे छोटे आटा जो होता है ना, आटा से थोड़ा जो बड़ा होता है उसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो उससे संबंधित थे। इनका जो प्रमुख कार्य कौन सा है? एक तो प्रमेय वाला है, ये लगभग 39 से गणितीय प्रमेय यानी थ्योरम को इन्होंने विकसित किया। और बर्नौली संख्याओं को 1911 में जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन सोसाइटी में बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण पर शोध पत्र किया। आप जानते हो कि जो बर्नौली थे ये कहाँ हैं? ये केमिस्ट्री में भी आपको मिलेंगे और फिजिक्स में भी मिलेंगे। तो बर्नौली के सिद्धांत पे इन्होंने क्या किया था? शोध किया था। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो रिसर्च पेपर है। वह लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। फेलो मतलब जैसे आज किसी का SRF होता है ना, SRF या JRF, वैसे लंदन का ये फेलो सोसाइटी चलता था कि उसमें क्या होता था कि इन लोगों को खूब ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती थी पढ़ने के लिए।
शांति स्वरूप भटनागर के बारे में आप लोग जानते हो कि शांति स्वरूप भटनागर कौन थे। ये ICAR है, जो ICAR इसके संस्थापक थे। जो ICAR है, ICAR ही जो साइंस से नेट जेआरएफ होता है वो ICAR ही कराता है। जो मानविकी विषय से नेट जेआरएफ होता है वो UGC करवाता है। बाद में ये UGC के प्रमुख भी बने थे। 1921 में डॉक्टरेट की उपाधि इनको लंदन यूनिवर्सिटी से मिली। ठीक है, हाँ, जो चुंबकत्व है इस पर इन्होंने काम किया था। और ये CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, यानी इसको कहते हैं हम लोग साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल के पहले महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के पहले चेयरमैन बने। जो UGC के क्या हुए, पहले चेयरमैन बने। और आपको बता दूं कि वो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो दिन दूर नहीं जब UGC को ही खत्म कर दिया जाए। तो जो विवाद चलता रहता है ना भाई, UGC ही खत्म होने वाला है। प्रमुख खोज सिद्धांत कार्य शोध विषय, उनके शोध के मुख्य है एमल्सन। एमल्सन क्या होता है, एक हिसाब से विलयन होता है, लेकिन विलयन में क्या होता है कि विलयन बहुत पतला होता है, ये क्या है आप बहुत गाढ़ा है। ठीक है, आप थोड़ा सा, अच्छा रागिनी वर्मा, इसको मैं पूरा आपको भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। चुंबकत्व का उपयोग रासायनिक प्रक्रियाओं यानी जो केमिकल प्रोसेस में है उसमें मैग्नेटिज्म का क्या यूज होता है उन्होंने बताया। तो ICR की जो CSIR है उसकी उन्होंने क्या की, स्थापना की और कई राष्ट्रीय प्रयोगशाला भी बनाया। यही इनकी क्या है विशेषता है। और इनको क्या मिला कि इनको नाइटहुड मिला था 1941 में। भारत सरकार ने पद्म विभूषण और भूषण दोनों दिया, कब 1954 में। और उनके सम्मान में 1958 में प्रतिवर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, आप लोग देखते हो पढ़ते होंगे कि ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, ये सर कह रहे हैं कि ये सर टॉपिक लास्ट में रखना था, नहीं, अगर हम लोग शुरू में रख लिया ना अच्छा किए। आप थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में इनसे आपका क्या होगा, इनसे आपको तबाही मिल जाएगी छुट्टी मिल जाएगी मतलब। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास में किसे भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता है। किसको भारत का प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता है। हु इज द कंसीडर द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट ऑफ इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन साइंस। तो कौन माना था आप बताइए कि CV रमन, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, बीरबल साहनी। ठीक है, तो इनके बारे में इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन लगाया है कि आप इनके बारे में क्या करना, जितनी बार मैं देखूंगा उतनी बार लिखूंगा। ये कौन है, रमन प्रभाव, रमन प्रभाव की खोज की, यानी रमन इफेक्ट का इन्होंने खोज किया। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ, क्या किया, क्रेस्कोग्राफ, जो पौधों का ग्रोथ नाप सकता है। और साथ में पौधों में इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि इसमें क्या है कि इसमें जान होती है। फिर प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया, किस पे काम किया था इन्होंने। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की थी। और बीरबल जो साहनी थे ये कौन थे, ये जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। किससे हैं, जीवाश्म विज्ञान से रिलेटेड है, जो फॉसिल साइंस है उससे क्या है ये संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सही है बी जो ऑप्शन है ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि JC बोस यानी जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत किस यंत्र का उपयोग मार्कोनी वायरलेस संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका बारे में बताइए, इसमें कौन सा सही है जगदीश चंद्र बोस का। जगदीश चंद्र बोस ने क्या ऐसा रिसर्च किया था जिसे मार्कोनी के साथ में जोड़ के देखा जाता है, जिसे मार्कोनी के साथ में जोड़कर देखा जाता है। देखो, ठीक है, ये क्रेस्कोग्राफ तो हो नहीं सकता क्योंकि क्रेस्कोग्राफ जो था वो किसकी थी, क्रेस्कोग्राफ ये CB रमन की थी। ठीक है, CB रमन नहीं है, अरे क्या नाम है, हाँ, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, वायरलेस रिसीवर, हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप अमीटर नहीं भैया, वायरलेस जो रिसीवर था, इसी वायरलेस रिसीवर ही तो इन्होंने यूज किया था। बाद में इस रिसीवर का यूज करके मार्कोनी ने क्या किया, रेडियो जो वेव्स हैं उनकी क्या करी, डिस्कवरी किया। ठीक है, पौधों की वृद्धि को 1/1000वें इंच प्रति सेकंड तक मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स प्लांट ग्रोथ अप टू 1/1 लाख ऑफ एन इंच पर सेकंड। तो कौन सा है, टेंसियोमीटर, पोटोसोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, ऑक्सोनोमीटर, क्या है इसमें, 3 वाले का बताइए। सर टैगोर जी ने नाइट को उपाधि दिया की थी, बिल्कुल शीतल दीक्षित, आप बिल्कुल सही हो। और के शंकरन ने क्या किया था, अपना जो गवर्निंग काउंसिल था उससे इस्तीफा दे दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो क्रेस्कोग्राफ है उससे क्या किया था, पौधों के ग्रोथ को इन्होंने मेजर किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान की किस नई शाखा की बुनियाद डाली जो जीव विज्ञान को इंजीनियरिंग और कृषि से जोड़ती है, जो जीव विज्ञान को इंजीनियरिंग और कृषि से जोड़ती है? तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं भैया, जेनेटिक्स नहीं, इनमें तो इसमें कुछ था ही नहीं इनका, फिर इंजीनियरिंग, फिर क्या है, इसमें भी नहीं। तो क्या किया था इन्होंने, चौथे का कौन सा सही है, तो चौथे का जो सही है वो कौन सा है, ये है क्रोनोबायोलॉजी। क्या है, क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी में इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने स्वास्थ्य, कृषि, इन सबको इंटीग्रेट करके रिसर्च किया। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पैलियोबॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, इंडियन पैलियोबॉटनी का जनक? तो शांति स्वरूप भटनागर को? नहीं, ये नहीं, ये तो CSIR के संस्थापक हैं। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र राय, बंगाल केमिकल के संस्थापक, बंगाल केमिकल के संस्थापक, केमिकल के संस्थापक। ठीक है, CB रमन, ये कौन थे, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट। ठीक है, कौन है ये, रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, रमन इफेक्ट। लेकिन इसमें सही कौन सा है, इसमें सही कौन सा है, बीरबल साहनी। ये क्या है, बीरबल साहनी क्या है, ये इंडियन पैलियोबॉटनी के फादर हैं। क्या है, ये इंडियन पैलियोबॉटनी के पापा हैं। तो पांचवे का कौन सा सही है, पांचवे का ए सही है, हाँ बिल्कुल। मेघा, आंचल, अंकित, परमजीत, रविंद्र, सचिन, महेंद्र, सबका सही है भाई। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पंचप्रयाग आपने पढ़ा होगा कि अलकनंदा जो है ये कहाँ आके मिलती है, भागीरथी कहाँ मिलती है। तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, एक नंबर अगर लेना है तो आपको वो करना है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, इतना करना पड़ेगा। खैर, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने किस क्षेत्र में अपने शोध के माध्यम से पुरातात्विक अनुसंधान को नई दिशा दी थी, यानी किस सेक्टर में उन्होंने खोज किया था? तो कपड़ा बुनाई क्षेत्र में? नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं है। लौह निष्कर्षण नहीं, मृद भांड निर्माण नहीं, इन्होंने सिक्के का ढलान में किया था। सिक्के के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों की ढलाई, सिक्कों की ढलाई में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्का शास्त्र हिंदी में कहते हैं। तो सिक्का शास्त्र पे इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है। फिर है बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? भाई ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप, क्योंकि एक तो ये लखनऊ में है, एक तो ये लखनऊ में है, आप लोग एग्जाम भी उसी स्टेट का दे रहे हो, आप लोग एग्जाम भी उसी का स्टेट का दे रहे हो, तो निश्चित तौर पे ये आने की संभावना ज़्यादा है। और एक नंबर तो यहाँ से उसको पूछना है, तो एक नंबर में वो कुछ भी पूछ सकता है। फिर है विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक कौन थे? पहले एशियाई वैज्ञानिक कौन थे? तो रामानुजम को तो मिला नहीं था, उनको क्या मिला था, उनको रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप मिला था, यानी स्कॉलरशिप, वजीफा मिला था। ठीक है, उनको क्या मिला था, वजीफा मिला था। CB रमन को भी नहीं मिला था, इनको भी क्या मिला था, रॉयल जो सोसाइटी थी उनकी सदस्यता मिली थी। ठीक है, जगदीश चंद्र जो बोस थे, ये क्या थे, जगदीश चंद्र बोस को भी नहीं मिला था, क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। होमा जहांगीर भाभा को कोई मतलब ही नहीं है। तो विज्ञान में नोबेल किसको मिला था, तो वो किसको मिला था, रमन को मिला था, CB रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। क्या थी, रमन प्रभाव की जिन्होंने खोज की थी। हाँ, 8 का C, CB रमन, बिल्कुल। उसके बाद में है कि CB रमन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी फिजिक्स का नोबेल इन्हें किस वर्ष दिया गया था, फिजिक्स का नोबेल इनको किस वर्ष दिया गया था? तो इनको कब दिया गया था फिजिक्स का नोबेल, वो दिया गया था इनको 1930 में। कब मिला था, 1930 में। ठीक है, 1930 में इनको क्या मिला था, फिजिक्स का नोबेल। ठीक है, भारत के प्रत्येक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज बनाया जाता है? रमन प्रभाव, वायरलेस, पौधों में जीवन और गणितीय प्रमेय। अब देखो इसको और कठिन करना होगा, तो वो कह देगा कि CB रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, CB रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ऐसा भी वो कह सकता है। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन मनाया जाता है वो उस दिन क्या हुआ था कि रमन प्रभाव की उस दिन खोज हुई थी, रमन प्रभाव की उस दिन खोज हुई थी। देखो एक बार रमन प्रभाव आपको बता ही देते हैं। ठीक है, आप जान लो, कोशिश करो भाई खोजने की। नहीं, ये कहेंगे कि नहीं सर को पता नहीं था इसलिए बताया नहीं। देखो ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, एक शब्द आपने अगर सुना होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो निगेटिविटी, निगेटिविटी,
हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता ये क्या है? विद्युत ऋणात्मकता ये है कि जो कोई भी आइटम है या कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए कार्बन है, कौन सा है? कार्बन है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या है कि 2 यहाँ पे रहेगा और 4 यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 और 2 6। तो अगर हम ये देखें कि कार्बन में ऑक्सीजन में दोनों में शक्तिशाली कौन है, ठीक है, ये जो देखते हैं हम लोग, अगर जितने भी इसमें कक्षक बढ़ेंगे, जितना भी, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन। तो जितना ये कक्षक बढ़ता है, जितना ये कक्षक बढ़ता जाता है, उतना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और जितना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, उतना ही क्या होगा कि कोई भी तत्व उतना ही कमजोर होगा, उतना तत्व कमजोर होगा, यानी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कम से कम खींच पाएगा। तो आप अगर इसको देख पा रहे होंगे तो जो कार्बन का है कितना होता है? 6। कार्बन का कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का होता है 8। क्या होता है? 8। तो उस हिसाब से देखें हम लोग, तो जो कार्बन है वो ज़्यादा मजबूत है, ऑक्सीजन है वो क्या है? थोड़ा सा कमज़ोर है। क्योंकि जितना ही उसकी ये परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, उतना ही क्या करेगा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। ठीक है, कोशिश करो समझने की भाई, ना भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपनी तरफ क्या होगा? नहीं खींच पाएगा। और आपको पता है कि जो बॉन्ड होता है बीच में, बॉन्ड में, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ठीक है, अब दोनों में अगर देखें तो ये क्या है? कार्बन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन ये तो पहले सिद्धांत था, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एक तत्व की तरफ खिसकने के लिए ये जरूरी है कि उसमें उसमें दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो, यानी खींचने की शक्ति का फर्क हो। लेकिन सीबी रमन ने पहली बार ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो। ठीक है, तो ये सीबी रमन पहली बार इन्होंने कहा था, और इसी आधार पे कोई जो सोल्यूशन है वो लाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति अपना रिफ्लेक्शन देता है। खैर छोड़ो इसको, ठीक है, कोशिश किया मैंने आपको समझाने की, लेकिन वो ना आपका आने का है ना उसको। हाँ, भारतीय रसायन शास्त्र का पिता किसको कहते हैं? तो आपको पता है कि जो भारतीय रसायन शास्त्र है उसका पिता किसको कहते हैं? शांति स्वरूप भटनागर को, प्रफुल्ल चंद्र राय को, सीबी रमन को, सत्येंद्रनाथ बोस को। ठीक है, तो आपको पता है कि किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग प्रफुल्ल चंद्र राय को। किसको कहते हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय को। ये हमारे इंडियन केमिस्ट्री के पिता है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1896 में किस महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक की खोज की थी? तो अमोनियम क्लोराइड की थी, मर्क्यूरस नाइट्राइड की थी, सोडियम सल्फेट की थी, पोटेशियम नाइट्रेट की थी। जिसके बताइए आप लोग जल्दी से। तो उन्होंने किया था मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की थी। किसकी? मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की थी उन्होंने 1896 में। ठीक है, बस यही इनका संबंध याद रखना। अब ये ना हो कि सीवी रमन अगर आपके सामने आ जाए तो अब उनको चंद्रशेखर सीमा पे मत लेके चला जाना कि उन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। आप समझ रहे हो? लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ द बंगाली केमिस्ट किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? तो आपको पता है कि किसकी है? प्रफुल्ल चंद्र राय की आत्मकथा है। किसकी है? प्रफुल्ल चंद्र राय की आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास रामानुजम ने अपने अल्प जीवन काल में लगभग कितने गणितीय प्रमेयों का संकलन किया था? अपने जीवन काल में लगभग उन्होंने 39 से गणितीय जो प्रमेय थे, जो थ्योरम था, वो उन्होंने किया था। आपने अगर पढ़ा होगा एडवांस मैथ में, देखो मैथ भी 2 टाइप का होता है, जितना मैंने सुना है लोगों से। एक होता है अंक गणित अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। ठीक है, एडवांस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वो सब आता है। तो एडवांस में आता है एक रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन, वो उससे संबंधित है ये। ठीक है, आप लोगों ने जिसने भी पढ़ा होगा। रामानुजम के गणितीय सूत्रों का वर्तमान में किस वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुप्रयोग किया जा रहा है? समुद्र विज्ञान में, क्रिस्टल विज्ञान में, खगोल विज्ञान में या भूविज्ञान में? तो भैया मैंने आपको बताया था कि इसका जो यूज होता है किस में होता है? ये क्रिस्टल विज्ञान में हो रहा है। ठीक है, किसमें? क्रिस्टल विज्ञान में इसका यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट है, बस 2-3 और है। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर के दिन।
भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा था, यानी रिसर्च जो लेबोरेटरीज हैं उसका जनक किसको कहते हैं? तो जो रिसर्च लेबोरेटरीज है उसका जनक कहते हैं शांति स्वरूप भटनागर को। किसको कहते हैं हम लोग? शांति स्वरूप भटनागर को। बी ऑप्शन वाला सही है। इनको हम लोग रिसर्च इसलिए कहते हैं लेबोरेटरीज क्योंकि भारत में जितने रिसर्च वाले लैब हैं उनके जनक यही हैं, और इन्हीं के सम्मान में हम लोगों को क्या दिया जाता है, मतलब भारत में एक पुरस्कार भी चलता है, कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिर है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर किस प्रसिद्ध संस्थान के पहले महानिदेशक थे? भाई ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CSIR के साथ में क्या थे, ये जुड़े थे। तो कौन सा है? वैज्ञानिक औद्योगिक यानी CSI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके क्या थे? ये पहले महानिदेशक थे, पहले महानिदेशक थे यानी डायरेक्टर थे। ठीक है। फिर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अच्छा ये डी, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है डॉक्टर भटनागर का प्रमुख वैज्ञानिक योगदान रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन में किसके उपयोग से संबंधित था? किसके उपयोग से संबंधित था? तो ध्वनि से था, चुंबकत्व से था, रेडियोधर्मी से था और पराबैंगनी किरणों से था। आप बताइए किससे था? तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किस पर काम किया था? तो मैग्नेटिज्म पे काम किया था। किससे? मैग्नेटिज्म पे इन्होंने काम किया था। ठीक है। अब जो इनका योगदान था, एक पार्ट तो मैंने अभी कराया है, और एक पार्ट फिर जब मैं कराऊंगा, जब कुछ क्लासेस आपकी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अब हमें सोने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं करवाऊंगा। क्योंकि कल जो है हम लोग जो नया टॉपिक लेंगे, कौन सा नया टॉपिक? जो हम लोगों के सिलेबस में अगला चैप्टर है, मुझे लगता है स्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी कोई लगा होगा, हम लोग कल वही नया टॉपिक लेंगे। क्योंकि इसमें जो एक क्लास तो चलो हो गई, ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, फिर लगा देंगे। तो कल भी आप लोग बने रहिएगा, इसमें अब ये क्लास नहीं लगाएंगे, अब हम नया टॉपिक लेंगे और एक क्लास केवल इस पर बची हो, वो हम लोग फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें आपका इंटरेस्ट ही बिल्कुल मर जाए, इंटरेस्ट मर जाएगा, एक नंबर के मामला है। तो एक दिन तो आप झेल सकते हैं, लेकिन आप डेली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, डेली क्या हो जाता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि अगले दिन से हम लोग दूसरा कोई चैप्टर लगाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि अगला जो चैप्टर लगना चाहिए वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि GSLV, PSLV, RSLV, ठीक है, इतने सारा आपने पढ़ा होगा। इसको कहते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको कहते हैं रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसके बारे में हम लोग पूरा कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद में पूरा इसके बारे में स्टडी भी करेंगे। और ध्यान रखेंगे ये कि जो हमारे लेटेस्ट जो उपग्रह हैं जो छोड़े गए हैं, जैसे अभी लेटेस्ट में क्या हुआ कि इसरो ने 104 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो है। और हमारे जो मिशंस हैं, मंगलयान या चंद्रयान फर्स्ट भी है, चंद्रयान सेकंड भी है, फिर उसके बाद में शुक्रयान भी एक मिशन गया था। जितने भी हमारे इसके इसरो के जितने भी मिशन हैं और DRDO के द्वारा जितनी भी बनाई गई मिसाइलें हैं या ये सब हैं, वो सब हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कहीं भी पढ़ना है नहीं, पढ़ना नहीं है। ये वाला एक क्लास हम तब लगाएंगे कि जब थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि नहीं अब ठीक ठाक सिचुएशन आ गया है, ऐसा ना हो कि पहले ही मनोबल डाउन हो जाए। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग कल फिर नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट क्लास के साथ में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। कह रहे हैं PYQs नीड टू बी टेक केयर। PYQs इसमें आपको कहाँ से मिलेगा संदीप कुमार जी? कहाँ से PYQs मिलेगा? ये तो टॉपिक ही पहली बार ऐड हुआ है, तो आपको PYQs कहाँ से मिल जाएगा? वो ना मिलने वाला आपको। हाँ बीच में हाँ लिख के ही पढ़ाएंगे भाई। ये तो आज वाला था, ये ले आए, इसको लाना था क्योंकि इसको भी तो पढ़ना है, बाकी लिख के ही आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, इसको अगर मैं लिख के आपको पढ़ाता तो मैं यही कहता ना कि इन्होंने मैग्नेटिज्म पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्रिस्कोग्राफ की खोज की, यही तो बताता, फिर उसकी क्रियाविधि बताने लगता जो कि आपको उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, और हम लोग कोशिश करेंगे ना कि उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब लगभग वन लाइनर टाइप का। ठीक है। तो फिर कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।